नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। हमारे रियल लाइफ हीरो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जिस इंसान से मिलाने जा रहे हैं, इस इंसान का जीवन मानो एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है। ये इतनी दिलचस्प कहानी है कि इस कहानी में इस सज्जन के सामने इतनी सारी चुनौतियां आई, लेकिन इन्होंने कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी, बल्कि हर चुनौती में इन्होंने आगे बढ़ने का एक अवसर ढूंढा और कंटिन्यूअसली जीवन में आगे बढ़ते रहे। इस सज्जन के लिए मानो उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये आज भी इतने ही जिंदा दिल है, इतने ही एंथुजियास्टिक है, जितने वो अपने जीवन में जब अपना करियर शुरू कर रहे थे उस वक्त थे। तो हमें बहुत खुशी है दोस्तों, आपको मिलाते हुए हमारे आज के मेहमान डॉक्टर चौधरी प्रसाद से, जिन्हें प्यार से हम सभी लोग सीपी सर कहते हैं। तो आइए मिलते हैं सीपी सर से। Dr. Prasad, welcome to our channel Kahani Hum Sab Ki. It's a great pleasure for us to have you on our channel, sir. We have heard a lot about you. आपने लाइफ में कई सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। तो वी आर वेरी वेरी कीन टू नो फ्रॉम यू सर कि कैसे आपने ये सब किया। देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, लेकिन कई बार सर अटक जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करने से हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपने इतना सारा प्रोग्रेस लाइफ में किया है सर, हम आपसे बहुत कुछ आज सीखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले सर आपसे एक बात मैं जानना चाहता हूँ। आप हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं, कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं, तो सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल कैसा लगा? बढ़िया। नमस्ते मनीष। नमस्ते सर। It's a wonderful opportunity to connect with you, communicate with you, share with you and your audience कि जो कुछ मेरे जिंदगी में गुजर चुका है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जैसा आप बोलते हैं कोई गाना, ये क्या हुआ। यस, आपके दोस्त लोगों को कवर किया, एकेडमिशियन को कवर किया, इवन ड्राइवर को भी कवर किया, जो यूपी का भैया बोलते हैं बॉम्बे में, उन्होंने भी कैसे आके इधर गुजारा किया और प्रोग्रेस किया, अचीव किया। ये बॉम्बे का एक एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि उन्होंने बॉम्बे, यूपी वाला जो आता है या आंध्रा आता है या पंजाबी आता है, वहां गुजारा हो जाता है और ऊपर चला जाता है। खाली सिनेमा स्टार्स के लिए नहीं, देयर आर सो मेनी अनसंग हीरोज, दे यस। रियली कम देयर एंड देन सेटल डाउन। ये आप कैप्चर कर रहे हैं। आई विश द चैनल विल टच 100। आप सीरियल नंबर नहीं दे रहे, प्लीज गिव सीरियल नंबर्स टू एपिसोड आफ्टर श्योर। एपिसोड, इंडिविजुअल्स के, नॉट बिल्कुल। इंडिविजुअल के। आपने 1 2 3 अलग दे रहे हैं आप, बट क्रोनोलॉजी में आप जो दे रहे हैं, माय विश इज दैट विद इन एन ईयर यू मस्ट क्रॉस 100 200। थैंक पता यू। नहीं है, पुराने दिनों में हम सिमी गरेवाल को देखते थे वो कुछ प्रोग्राम में, यस। वेरी वेरी अट्रैक्टिव फिगर, वो करती थी इंटरव्यू यस। सेलिब्रिटीज की। यस। आप ऑर्डिनरी पीपल को सेलिब्रेट्स कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो इसको, चैनल को, आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी एंड मच आई सर। डेफिनेटली शेयर एज यू कीप ऑन आस्किंग, एज वी डिस्कस फर्दर। आई एम बिल्कुल ओपन। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपके ब्लेसिंग के साथ जरूर कहानी हम सब की तरक्की करेगी और हम ऐसे और कई सारे लोगों को दुनिया के सामने लेकर के आएंगे जिनको अभी दुनिया नहीं जानती है, और आप उनमें से एक हो जिनको लोग अभी नहीं जानते। तो हम आज आपके बारे में जानना चाहेंगे प्रसाद सर। तो शुरुआत हम करते हैं सर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर, मेरा नेटिव प्लेस है स्मॉल प्लेस कॉल्ड कोटा बोम्माली, अच्छा। विलेज इन नॉर्थ आंध्रा। ओके। इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ओडिशा स्टेट। ऑलराइट। तो मेरा नेटिव प्लेस है, और मेरा जन्म हुआ एक नेबरिंग विलेज में कॉल्ड सालूरू। ऑलराइट। ये श्रीकाकुलम और विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करते हैं और उड़ीसा के बॉर्डर। और ओके। हमारा फैमिली का एक्चुअल टाइटल होना चाहिए पटनायक। अच्छा। पटनायक लोग आप तो सुने होंगे, उड़ीसा के यस। पटनायक तो चीफ मिनिस्टर है। यस। हम आंध्रा साइड के पटनायक है, ये जो क्रॉस बॉर्डर जो होते हैं। ऑलराइट। पर ऐसा हो गया
बिलोंगिंग करना एक बात है, मैं तो ठीक से विलेज और नेटिव प्लेस देखा नहीं है, क्योंकि फादर्स ट्रांसफर्स और स्टेट गवर्नमेंट रोल के कारण ज्यादातर हमारा ग्रो और स्टडी और कॉलेज एम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में। ओके, ऑलराइट। सो वैसे मैं आई वाज बोर्न इन 1952। ऑलराइट। पहले के 3-4 साल तो याद नहीं है कैसे क्या हुआ। 58-59 के बाद जैसा आंध्रा स्टेट फॉर्म हुआ हाँ नया, जो हाँ मद्रास प्रोविंस से हाँ, फादर का वहां पोस्टिंग हुआ, तो 59 से पूरे मेरे रिकॉर्ड या फोटोग्राफ ये वो मैं आई कैन टेल यू, शेयर विथ यू स्कूलिंग वगैरह राइट, इसके बारे श्योर। तो ये आपका स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हैदराबाद में हुआ, राइट? में हैदराबाद में हुआ। ओके, सो हाउ आर दोस डेज, सीपी सर, की कैसा था स्कूल का माहौल, एंड हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? आप अभी तो फिलहाल आई एम श्योर बहुत अच्छा रहा होगा। खुद का तो तारीफ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल बताइए सर, प्लीज, वी वांट टू नो। माय फादर इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले वो नेटिव प्लेस से जाके, दैट टाइम इट वाज ए मद्रास प्रोविंस, तो राइट मद्रास गवर्नमेंट में मद्रास में काम करने गए, अभी जो चेन्नई बोलते हैं, राइट। मद्रास में काम करने गए थे फैमिली को नेटिव प्लेस में छोड़कर। वैसे मैं, मेरी मदर बिलोंग करती है आंध्रा से ही, लेकिन उनके फादर खड़गपुर वेस्ट बंगाल में रहने से वो वेस्ट बंगाल के थे। तो ओके, ऐसा हमारा क्रॉस कनेक्शंस बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा तीनों आंध्रा, होते हुए, लेकिन फादर जो है मद्रास में काम करते थे। जी जब स्टेट फॉर्मेशन 56 में हुआ, जी, तो वो आगे पहले कर्नूल, कर्नूल के बाद गुंटूर, ये जो कैपिटल फॉर्म हो रहा था, बाद राइट। में 56-57 के बाद हैदराबाद परमानेंट कैपिटल हो गया, तो हमें शिफ्ट किया है। एक अजीब सी चीज है, उस टाइम में ना बर्थ सर्टिफिकेट होते थे रिकॉर्ड प्रॉपरली, और मेरा जो 6 साल का ऊपर का एज था ओके, 1959 में, 52 से बॉन्ड से अब काउंट किए तो 58 को 6 इयर्स, 59 में जब एडमिशन में गया, डैडी नहीं आए, कोई आंटी को भेजे साथ में, वो अच्छा, सीधा हमें एंट्रेंस एग्जाम देके 4th स्टैंडर्ड में एडमिट कर दिया। ओके, सीधा फोर्थ छह स्टैंडर्ड? साल के 6 साल की उम्र में हाँ, 4वीं में एडमिशन मिल गया, ओह एक ओह, अच्छा, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में। ओके, तो समझिए अब क्या हो गया, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। हम 3-4 किलोमीटर पैदल जाते थे, मैं ओह, मेरे बड़े भाई, वो मेरे ओह, से 2 साल बड़े हैं, लेकिन अच्छा, वो वो भी 5th स्टैंडर्ड में ज्वाइन हुए, मैं 4th स्टैंडर्ड में। ओह, दोनों हम 3-4 किलोमीटर चल के जाते थे, डैडी कभी भी नहीं आए, ओह, ना स्कूल ना कॉलेज ना ऑफिस, कहीं भी नहीं आए थे, वो अपने काम में लगे हुए थे। हम अच्छा, लोग जा रहे थे, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकपेट कॉलोनी हैदराबाद का, जहां ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते थे। जी, मैं क्लास में नॉर्मली 1-2-3 रैंक्स में होता था। वाह वाह, ऐसा नहीं है कि भाई बाय एक्सीडेंट वो जो 4th स्टैंडर्ड में 6 साल के उम्र में एडमिशन मिल गया। हाँ, हर क्लास में मैंने टॉपर 1-2-3 में रहते वाओ रहते वाओ, रहते रहते 1967, जी, जब 14 साल की उम्र में 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास में पास कर। वाओ, वंडरफुल, फैंटास्टिक सर। तो ये कैसे, मतलब आपका एक नेचुरल पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट था, या कुछ आप स्पेशल कुछ एफर्ट लेते थे पढ़ाई करने के लिए, जिसकी वजह से यू कुड अचीव सच ब्रिलियंट रिजल्ट्स? व्हाट वाज इट? ये नॉर्मल है, फैमिली में है। ओके, हमारा जो कम्युनिटी जो मैंने बताया पटना है, कि उसको आंध्रा में हाँ, सिस्टर कर्नम बोलते हैं। ओके, ये फैमिली का एक ही है, टीचिंग ओके, इज वन ऑफ द प्रोफेशंस। और ऑलराइट, दूसरा विलेज कर्नम जो बोलते हैं ना, विलेज जी जी पटेल पटवारी का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जी जी जी, कर्नम बोलते हैं। हाँ, ये दोनों प्रोफेशन करते हैं, तो पता नहीं ये फैमिली में है। फादर भी अच्छे हार्ड वर्कर थे पढ़ाई में, राइट, स्टडीज वगैरह, ऑलराइट, तो ब्रदर भी अच्छे थे। मेरा भी नॉर्मली अप टू 11th स्टैंडर्ड ठीक से बहुत अच्छा चल गया, रिजल्ट वाह वाह। अच्छा था। तो सर, चाइल्डहुड में कोई ऐसा आपका ड्रीम रहा कि बड़े होके कुछ ये बनूंगा या वो बनूंगा, कि बिकॉज फैमिली वाज इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो पहले से ऐसा था कि नहीं, मैं भी यही करूंगा? हाउ वाज इट? नहीं, कुछ नहीं था। फादर जो है जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, जी, हम जो देखते थे वो एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, हाँ हार्ड वर्किंग, सिंसियर और ऑनेस्ट हाँ, ऑफिशियल। अपने ही करियर में वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे थे।
जी उनका भी करियर जो है जी प्री यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन से गवर्नमेंट में आए, जी फैमिली को बढ़ाते बढ़ाते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते वो भी खुद डिग्री कर लिए, वो नाइट कॉलेज में बीए, ओ बाद में डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लिए, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉस। तो ओके अपना भी क्वालिफिकेशन बढ़ाते बढ़ाते, फैमिली को चलाते चलाते, एज ए टोल्ड लोअर मिडिल क्लास फैमिली, करियर में भी आगे जा रहे थे। वो ही मेरे इमीडिएट रोल मॉडल थे। ना वाओ न्यूज़पेपर था, ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना टेलीफोन था, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास में जा रहे सब गवर्नमेंट स्टाफ एम्प्लॉइज जो नए नए आए हैं डिफरेंट प्लेसेस से, जी इनके साथ हम पढ़ते पढ़ते, मैंने बोला ना 1 2 3 रैंक्स में रहना, तो वही बड़ी बात थी, वही वाओ अचीवमेंट थी, कोई प्लान्ड वाला नहीं था, अपने आप नेचुरली जा रहा था। सर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कई बार ना मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि फादर वाज बिजी, अपने काम में थे, आपके साथ कहीं आ नहीं पाए थे, ये सारी बातें थी। जब कभी ऐसा होता है तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हमें तो फादर हमारे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हमारे लिए कहीं आते नहीं है। हमारी आजकल तो जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बहुत सारी बातें होती है, तो हर जगह पे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, इनका तो हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। और आप कह रहे हैं सर कि आपके फादर आपके लिए रोल मॉडल थे, तो ये क्या Yes. आपके मन में क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मेरे फादर ये मेरे रोल मॉडल है? ये जो मॉडर्न टाइम में आ गए पेरेंट टीचर मीटिंग, और क्या टू मच ऑफ इंटरफेरेंस, जब वो टाइम में जो जी रिसोर्सेस बहुत कम थे, जी इंफॉर्मेशन कम था, कंपटीशन कम था, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज बहुत कम था, लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करना, जब फैमिली चला रहे फादर, उनका रोल 10 to 5 जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और घर आके भी काम कर रहे हैं ऑफिस का, वही एक रोल मॉडल है कि हम भी एक दिन अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बने, लाइफ में आगे बढ़े, जैसा जैसा चैलेंजेस आते रहे उसको पार करते गए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ compete करना, आजकल के पेरेंट्स ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं, कोटा में भेज तो सुसाइड कर रहा लड़का, हाँ आईआईटी में भेज तो सुसाइड कर रहा है लड़का, यस इतना पैसा खर्चा करके आईआईटी खड़गपुर में सुसाइड कर रहा है, या नहीं तो कोटा कोटा कोचिंग में भेज रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। नेचुरल प्रोसेस में पेरेंट्स केयर ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, रिसोर्सेज जुगाड़ कर रहे हैं कि फैमिली वैल्यूज रखो, रिलेशनशिप रखो, कैरियर बढ़ाओ, और 4 4 बच्चे, आजकल तो एक ही बच्चा और उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये नहीं था उस टाइम में। हाँ जैसा हाँ जैसा नेचुरली ग्रोथ होते रहा, जी इतना इकोनॉमी कहाँ था, इंडस्ट्री कहाँ था, ट्रैवल कहाँ था, टीवी जी। कहाँ था, तो इतने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहे थे, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ गए। तो आपके फादर ने भी कभी आप पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला कि आपको पढ़ाई में अभी नहीं, यही वो करना आगे है? आगे बताऊंगा। प्लीज वो प्लीज। एक एडवाइस देते थे कभी कभी, दैट्स जी ऑल। जी जब एचएससी मैंने पास करके 12th जी 11th स्टैंडर्ड, जी। उस टाइम में स्कूल में 3rd रैंक और फर्स्ट क्लास में, हम्म। मैं सीधा गया हैदराबाद के टॉप पीयूसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उस टाइम में निजाम कॉलेज, ओके। वो भी गया था 14 साल का लड़का, हाफ पैंट पहन के। ओ मालूम भी नहीं था कि कॉलेज जा रहा है, फुल पैंट पहनना है, ओ माय गॉड। शू पहनना है, कुछ नहीं मालूम था। तो वो वहां का काउंटर क्लर्क पूछता है, किसके लिए एप्लीकेशन, तुम्हारे लिए, तुम आए हो पढ़ने के लिए। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि यही लड़का है। फिर भी उस कॉलेज में तो कंपटीशन बहुत था, वो नंबर 1 कॉलेज, जी मेरा 63% था, तो नेक्स्ट नंबर 2 एक साइंस कॉलेज सैफाबाद, ओके उसमें मुझे एडमिशन मिल गया। ओके। नया एनवायरमेंट, नया चैलेंज, फादर नहीं आते थे, हम खुद जाके खुद बाय लर्निंग बाय डूइंग जब बोलते वाओ हैं, ऐसा सीख लिया। तो नया वाओ। कॉलेज में जाना, 2 2 बस में चेंज करके जाना, कभी साथ में हाथ पकड़ के कभी आए, ओ पॉसिबली वही एक ट्रेनिंग उन्होंने हमें दिया है कि लाइफ को कैसा फेस करो, हैंडल करो, वाओ अचीव करो, वाओ। इनडायरेक्टली। करेक्ट करेक्ट। सर आज आज तो हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट बहुत किया जाता है। बहुत बहुत प्रोटेक्टिव खर्चा भी एनवायरनमेंट। बहुत कर रहे हैं, जी घर जी पर भी डिमांड्स भी है, नखरे भी करते हैं, जी। ये सब नहीं था, इनोसेंस बहुत था। हाँ वंडरफुल क्योंकि उनको वंडरफुल। उनको घर चलाना है, जी उनके पास मदर, 2 ब्रदर, एक विडोड सिस्टर,
वाइफ, और हम पहले 2 थे भाई, दोनों भाई लोग, बाद में और 2 आगे जुड़ गए, तो 4 बच्चे। Oh, समझो एक 10 मेंबर का फैमिली चला रहे एक wow. जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनके ऊपर क्या क्या बोझ होता होगा। My God. सीपी सर की इस कहानी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारी समझ में आई। देखिए, वो एक जमाना था, जो सीपी सर जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो एक जमाना था और एक आज का जमाना है, और हमें इन दोनों के बीच क्या फर्क है ये एक समझ में आया। देखिए, उस जमाने में हर परिवार में एक ब्रेडविनर हुआ करता था, और उनके लिए परिवार यानी सिर्फ पत्नी और अपने बच्चे यही नहीं होता था, परिवार भी बड़ा होता था, जहां पर दूसरे रिश्तेदार भी साथ में रहते थे। एक जॉइंट फैमिली की तरह हुआ करता था। और ये जो ब्रेडविनर होता था, ये ब्रेडविनर काम उनका यही होता था कि परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी जो कोई भी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करना, और पूरा करने के लिए वो कमाने जाते थे। और इस तरह जब उनका फोकस कमाना होता था और जरूरतों को पूरा करना होता था, तो फिर वो सारी बातें नहीं होती थी जहां पर बच्चों के साथ स्कूल में गए, उन्हें छोड़ने गए, उन्हें लाने गए, उनके साथ खेले, ये सारी बातें शायद नहीं होती थी। फोकस एक ही होता था, और वो होता था अपने बच्चों को संस्कार देना, अपने बच्चों में लाइफ वैल्यूज को इनकलकेट करना। यही एक फोकस होता था। ना वो प्रेशराइज अपने बच्चों को करते थे, और ना ही बच्चे अपने पिता को एक्सपेक्टेशंस कुछ रखते थे कि वो उनके साथ में आए, उनके साथ खेले, और इस तरह आपस में दोनों ही एक दूसरे के साथ एम्पथाइज करते थे और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। कट टू आज का जमाना यदि हम देखें, तो पहले जो बड़े परिवार होते थे वो आज छोटा परिवार हो गया है। और छोटा परिवार होने के बावजूद, जैसे पहले हमने कहा, ज्यादातर एक ब्रेड विनर हुआ करता था परिवार में, आज हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक घर के ब्रेड विनर बन गए हैं, घर का एक दोनों ही पिलर बन गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बदला है वो है एक दूसरे से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स की बच्चे से, बच्चे की पेरेंट्स से। यानी बच्चा भी एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट मेरे साथ सब जगह आए, मेरी स्कूल में आए, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करे, मुझे लेने आए, मेरे साथ खेलें। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने माता पिता से होती है, और यही बात माता पिता पर भी बहुत प्रेशर डाल सकती है। माता पिता का भी बच्चे से कई सारा एक्सपेक्टेशन होता है, जहां पर माता पिता भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हर बात में अव्वल आए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। और इस तरह एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कई बार हमने देखा है कि माता पिता डेट में फंस जाते हैं। उन्हें चाहिए कि बच्चा बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे, और इसलिए खुद भी वो प्रेशर ले लेते हैं बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और हमने देखा है कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश में जहां पर बच्चा उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, और उसका जो अंत होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं हम? शायद एक बात है जो कि हम सब कर सकते हैं, और वो ये है कि आपस में एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना, कम्युनिकेट करना। हम अपने बच्चों को भी ये बताएं कि हम कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, और अपने ऊपर भी इतना ज्यादा प्रेशर ना लें। और इसी तरह से हम बच्चों पर भी इतना प्रेशर ना डालें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं तो हम प्रेशर डालते हैं, और वही प्रेशर उल्टा पड़ता है बच्चों पर, तो हम बच्चों पर भी प्रेशर ना डालें। इससे एक बात होगी कि आपस में एक दूसरे को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आपस में हम एक दूसरे के साथ एम्पथाइज कर पाएंगे, और इस तरह एक सुखी जीवन हम व्यतीत कर पाएंगे। और देखिए इसका परिणाम क्या होगा। जैसे सीपी सर ने भी कहा था कि उनके पिता उनके लिए रोल मॉडल थे, तो हम भी कुछ बातें अपने बच्चों पर छोड़ दें, उन्हें अपने आप को डेवलप करने दें। हमारा ये पक्का मानना है कि बच्चा जीवन की सारी जो तकलीफें, मुसीबतें, चैलेंजेस होती है ना, उन्हें झेलने के लिए मजबूत
बन जाएगा। आगे हमने सीपी सर से पूछा कि किस तरह उनका फर्दर एजुकेशन हुआ, तो आइए सुनते हैं सीपी सर ने हमसे क्या कहा। सर अगेन एक एक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, एक क्वेरी जो मन में आती है कि उस जमाने में वेयर इवन सैलरीज कोई ऐसी बहुत ज्यादा होती नहीं थी। आज जिस तरह से सैलरीज होती है, इट्स इन लैक्स पैकेजेस दैट पीपल हैव। Those days it never used to be this kind of salary. Of course the prices also of everything were very very low, but still ये कैसे हो पाता था सर कि जो हम देखते हैं कि उस वक्त इतनी बड़ी फैमिली भी कोई एक इंसान मैनेज कर लेता था, और आज 3 लोगों की फैमिली भी अगर हो, छोटी से छोटी, तब भी इतना 2 लाख मुश्किल हो चाहिए। जाता है मैनेज करना। सर कैसे कैसे ये आपके फादर कर पाते थे? इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि मैंने आई बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास, और मैं बोला मेरे फादर के ऊपर 9-10 लोगों का बोझ था, क्योंकि वो अपने फैमिली में हाँ एल्डेस्ट सन थे। जी। ये नेचुरल रिवाज है कि फैमिली में बड़ा लड़का जो है पूरा बोझ उठा लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही स्टेप्स इनटू फादर्स रोल टू अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां क्या करता है, कहाँ कर्जा लेता है, कैसे मेहनत करता है। और मैंने अपने आंखों से देखा, उनके सामने इतने अपॉर्चुनिटीज थे। ही वाज ए सब्सिक्वेंटली ही रिटायर्ड एज ए डिप्टी डायरेक्टर इन मेडिकल सर्विसेज इन आंध्र प्रदेश। इतना कैश लेके आते थे मेरे घर पे। ओ फादर फादर उसको वापस भेज देते थे। नहीं, बिकॉज ही वाज इन चार्ज ऑफ द एंटायर कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट, टेकिंग केयर ऑफ डॉक्टर्स ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस एटसेट्रा। कि डॉक्टर लोग यूं ही आ जाते थे, सर अगर फूल फल लाए तो वहां रख के जाओ, स्वीट लाए तो यस बच्चों को दूंगा खुशी से, पर ये आप कैश वापस ले आओ, जेन्युइन केस है तो चलेगा। तो ही नेवर yielded to any corrupt practices, although Lakshmi was coming to his what you call doorsteps. वाओ। वो एक वो क्या बोलते हैं वैल्यू सिस्टम जो बोलते हैं, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, मेरे ख्याल से वही दुआएं हमें भी यहाँ तक पहुंचने का जो लाइफ में दिया है। तो चलाते थे। मेरे ख्याल से उनका सैलरी तब होगा 1960s में 200 to 250 रुपीस, और 10 लोगों का बोझा उठा। काटी वाली आज के फिगर से कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कोई आगे आगे तो मैं अपना भी बताऊंगा कि कैसा हमारा भी शुरुआत हुआ था। प्लीज प्लीज प्लीज। सो आगे आगे कैसी जर्नी रही सर आपकी पढ़ाई की? तो और जैसा मैंने बोला 67 में मैंने जो प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जी। मेरा ब्लॉग में मैंने मेरा स्टोरी लिखना शुरू किया, तो उसको बोला रोलर कोस्टर, अच्छा। अप्स एंड डाउन। ओ आई विल सेंड यू द लिंक। अभी प्लीज प्लीज। 125 पेजेस हुआ है विद फोटोग्राफ्स। ओके क्रोनोलॉजिकली लिख रहा हूं मेरा जी ब्लॉग। जी आई वांट टू लीव इट टू माय नेक्स्ट जनरेशन, जो पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा। बिल्कुल तो जब 67 68 में प्री यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, जी। सॉरी टू से दैट यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में कुछ कुछ हो गया। 2-3 महीने के बाद, जैसा हमने हैबिट कर रहे थे कॉलेज लाइफ का, आना जाना पढ़ना, साइंस लैब में जाना, एनसीसी करना, नए नए चीज। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल एक मेजर थे, मिलिट्री वाले, ओके। सब डिसिप्लिन सीख रहे थे। तो दंगा शुरू हो गया, 3 महीने कॉलेज बंद हो गए, ओ कम्युनल गड़बड़ आ गए। ओ At that time, our president was none other than Jaypal Reddy, जो subsequently MP मिनिस्टर, वो तो अभी ऑलराइट। गुजर गए, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। ओ तो अच्छा। वो सब आ गए, एंटी पार्टी इंटर पार्टी जो भी हुआ है। तो ओ पीयूसी में 1 साल में 3-4 महीने का कॉलेज लॉस होना बड़ा धक्का दिया मुझे, ओ क्योंकि स्कूलिंग हुआ था तेलुगु मीडियम करेक्ट। 11वीं, ओ राइट। सडनली इंग्लिश मीडियम कॉलेज, डिस्टेंस, चैलेंजेस आर डिफरेंट, नए नए लोगों के साथ पढ़ रहे हैं नए डिसिप्लिन में। तो थोड़ा धक्का लग गया। जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था अप टू 11th, जो भी मेट्रिकुलेशन, पीयूसी में सेकंड क्लास आया। आप समझिए, अगर पीयूसी में हाँ जैसे टर्निंग पॉइंट लाइफ बनाती है, अगर अच्छा मिला तो इंजीनियरिंग। उस टाइम में एंट्रेंस एग्जाम्स, कोचिंग्स वगैरह कुछ नहीं थे। करेक्ट। बेस्ड ऑन योर मार्क्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। राइट। गिन चुनकर जो है, हैदराबाद में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज,
आज के सर 1000-1500 इंजीनियरिंग कॉलेज वैसा नहीं है। तो सेकंड क्लास मिलने से पीयूसी में ना मेडिसिन ना इंजीनियरिंग, सीधा जाके बीएससी में ज्वाइन किया 1968 में। ओके ओके 68 में ऑलराइट बीएससी ज्वाइन किया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी, अच्छा ये मेरी जियोलॉजी डिग्री स्टडीज ओह बेस्ड ऑन माय मार्क्स इन द पी यूनिवर्सिटी। वो एडमिशन मिला तो ज्वाइन कर लिया। राइट वहां भी फादर कभी नहीं आए, क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, क्या कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, फीस तो दे रहे थे हमें, जाके भर्ती कर लो अपने आप। पॉसिबली ही हैज केप्ट अस, पानी में छोड़ दिया, तैरना आप ही सीखो, ओह जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि कितने बच्चों को, ब्रदर्स को, किस को गाइड कर सके और ऑफिस का काम छोड़ के आ सके। तो खुद बीएससी जब फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, जी इसी को मैंने रोलर कोस्टर बोलता हूँ, हाइस एंड लोस्ट एक्सपीरियंस वेरी अर्ली इन द स्टेज। राइट कि फर्स्ट ईयर अच्छा चल रहा था, 68 69, राइट साइकिल पे जाते थे 8 किलोमीटर ओह ओह डिग्री में। तो 69 में एक अजीब चीज हुआ हैदराबाद में, हाँ कि जो आंध्रा स्टेट 1956 में फॉर्म हुआ हाँ नेहरू जी के टाइम पे, तब एक कंडीशन लगाया था 14-15 साल तक इसका एक ट्रायल करेंगे, जिसको बोलते हैं मुल्की सर्टिफिकेट, 14 इयर्स का। ओके हमें तो मुल्की मिल गया, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना में कुछ डिफरेंसेस आके यूनिवर्सिटी में झगड़ा शुरू हो गया। 69 से पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो गया। ओह माय गॉड यूनिवर्सिटी में सिर्फ कॉलेज बंद हुआ, हाँ डिग्री में यूनिवर्सिटी बंद हो गया। ओह माय गॉड 350 बच्चे मारे गए फायरिंग में, ओह सेपरेट तेलंगाना स्टेट के। ओह माय गॉड सारे कॉलेज बंद, आंध्रा तेलंगाना डिवाइड, लूटिंग, क्या क्या हो रहा था। तो कॉलेज नहीं चल रहे थे। एंड फादर बीइंग एज आई टोल्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या बोल सकते हैं, घर में बैठे हुए हो। दोनों लड़कों को, मेरे, मुझे और मेरे बड़े ब्रदर को, टाइप राइटिंग सीखने के लिए गए हम लोग। ओह क्या खाली बैठे, उस टाइम में हाँ 6-6 महीने में एक लोअर एग्जाम पास कर लिया फर्स्ट क्लास में, जी एक हायर एग्जाम पास कर लिया फर्स्ट क्लास में, जी ताकि अगर क्लरिकल जॉब के लिए जाओ तो भी एक नौकरी मिल जाएगा कि यू हैव अ स्किल। व्हेन यू डोंट हैव अ डिग्री और ए क्वालिफिकेशन, ये एक स्किल है अपने हाथ में। राइट और आगे जाओ तो एक शॉर्ट हैंड सीखो तो स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। राइट अश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज है उस टाइम में। तो 69 70 में हमने ये क्लियर कर लिया, लेकिन कॉलेजेस नहीं चल रहे थे। कैसे फादर चला रहे थे पता नहीं, लेकिन 70 में धीरे धीरे जो एजुकेशन कम होते गया, जी तो उस टाइम में यूनिवर्सिटी का रूल था फर्स्ट ईयर नो एग्जाम, ओके सेकंड ईयर ओनली पार्ट 1 लैंग्वेज एग्जाम, इंग्लिश और मेरा तेलुगु था मदर राइट टंग का। और थर्ड ईयर में सारे 3 साल के कोर्सेज के एग्जाम्स विद प्रैक्टिकल्स जो भी है, अच्छा टिपिकल डिग्री में। तो सेकंड ईयर में थोड़ा देर से जो है, फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश इनका एग्जाम हुआ, तो वहां हाँ भी मैंने कॉलेज टॉप निकला। वाओ अच्छे चल रहे थे एजुकेशन में, पढ़ाई कैसे भी करके। तो 70 में ऐसा हुआ, लेकिन साइंस लैब्स नहीं चल रहे। हाँ डिग्री कब हो रहे हो, 71 अप्रैल तक मेरा डिग्री हो जाना है, 18 साल से पहले। हाँ 18 साल को डिग्री ग्रेजुएट बनना था मुझे, राइट उसमें रुकावट आ गया। तो ऐसे ही देखते देखते 70 में अगस्त सितंबर, आंध्रा बैंक जब एक प्राइवेट बैंक था हैदराबाद बेस्ड, हाँ उन्होंने एडवर्टाइज किया हाँ कि वी वांट स्टाफ। वो हाँ प्राइवेट कॉलेज पहले तो जान पहचान पे रिक्रूटमेंट करते थे, ओके लेकिन तब के चेयरमैन बोले हैं नहीं नहीं नहीं, एक कॉम्पिटिटिव ऑल इंडिया एग्जाम, हमारा बैंक बढ़ना है। हाँ 69 का एक नेशनलाइजेशन हुआ 14 बैंक्स का, करेक्ट इनका नहीं हुआ, तो ये बोले हम और आगे जाना है प्राइवेट बैंक बन के। हाँ एक के गोपाल राव करके बढ़िया चेयरमैन थे, ओके उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। वही 1969 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे में एक एजेंसी बन गया ओके बैंकर्स के लिए। ऑलराइट तो उन्होंने उनको बुलाया, आप कंडक्ट करो यहाँ के टेस्ट एग्जाम्स, और अनबयास्ड, किसी को जान पहचान से हम नौकरी नहीं देंगे, मेरिट से लेंगे, ऑल इंडिया, हमारा बैंक को ऑल इंडिया बनाना है। राइट तो वो लोग
पिक्चर में आ गए। पहला जो टेस्ट हुआ इंग्लिश और मैथ्स का नॉर्मल टेस्ट, मैं तो फिर क्वालिफाई कर लिया। और सेकंड टेस्ट ये एनआईबीएम कंडक्ट कर रही है। वो पहली बार कंट्री में कोई बैंक और कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट कंप्यूटर्स एक नया सा टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। All right. किसी को नहीं मालूम, स्टाफ को भी नहीं मालूम। उन्होंने डिस्कशन करके उनको he has commissioned the NIBM to handle the test। है, तो वो लोगों ने एक संडे हमको बुलाया। We were about 450 people। all right. आंध्रा बैंक के बड़ा कॉलेज में, वो रेजिडेंसी जो बोलते हैं, कोटी। Right. हर एक रूम में 30-40 लोगों को बिठाया, ब्लैक बोर्ड और चाक पीस लेकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं कि 4 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन इंग्लिश का, एक मैथमेटिक्स का, तीसरा लॉजिक्स का, और उसका इंटरप्रिटेशन या साइकोलॉजिकल जो भी है। Okay. 15 मिनट का एक टेस्ट होता है। अच्छा। और वो एग्जाम्पल चॉक पीस से ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाते हैं, देखो आप लोगों को ऐसा ऐसा सॉल्व करना है। ना कोचिंग सेंटर, ना कंप्यूटर, ना गाइड, ना Nothing. गाइडेंस बाय एनी सीनियर। ठीक है, पहुंच गए संडे के दिन। एक पेपर दिया, बेल बाजा बजाते हैं उस टाइम में। और 15 मिनट का पेपर जो है मैं 11-12 मिनट में खत्म कर रहा हूं। Oh, वैसे मैं मैथमेटिक्स ग्रेजुएट स्टूडेंट था, हाँ, तो इंग्लिश का कोई जवाब नहीं, मैथमेटिक्स का कोई जवाब नहीं। वो थर्ड एंड फोर्थ लॉजिक और इंटरप्रिटेशन, वर्बल रीजनिंग, जो भी आजकल नए नए टेक्निकल बोलते हैं, तब जी। तो किसी को नहीं मालूम था। हर पेपर में 10, 12, 11 में खत्म करके बैठ रहा हूं खाली में। और सेकंड जब खोलते हैं तो अगेन एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक बोर्ड जी, पे। जी, चारों सेक्शंस हो गए, अब हाँ, आप घर जाओ। ठीक है, हाँ, चले गए। हाँ, एक 4-5 दिन वो लोग होटल रूम में बैठ के करेक्शन किया। उस टाइम में कंप्यूटर्स नहीं है, हाँ, मैन्युअली जो मैनुअल, कार्डिक सिस्टम था कुछ करेक्ट, भी करके नेक्स्ट संडे को अपना ऑफिस में रिजल्ट्स डिक्लेयर किया। हाँ, सारे 450 लोग आ गए, वहां पहुंच गए हाँ, देखने के लिए। हाँ, मैं भी पहुंच गया कि क्या हुआ टेस्ट का रिजल्ट। हाँ। किसी ने टेबल पर चढ़ के वो नोटिस फाड़ के नाम पढ़ना शुरू किया, किस किस का है। दोस्तों, आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम एक वूका वर्ल्ड में जी रहे हैं। VUCA, यानी एक ऐसा वर्ल्ड जो कि बहुत ज्यादा वॉलाटाइल है, बदलता रहता है। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या होने वाला है। एक ऐसा वर्ल्ड जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता कि कब क्या चीज हो जाए और हमें इसमें क्या करना चाहिए। और एक ऐसा वर्ल्ड जो कि बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, जहां पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती हमको। लेकिन दोस्तों, जरा हम सोचें तो ये तो पहले भी था, और ऐसा ही सीपी सर के साथ हुआ। वहां पर भी कॉलेज बंद हो गई, यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी बंद हो गई। पता नहीं एजुकेशन को लेकर आगे क्या होने वाला था, कब यूनिवर्सिटी खुलेगी। लेकिन दोस्तों, पता है क्या, जो एक हीरो होता है ना, ये ऐसी बातों से घबराता नहीं है, ऐसी बातों से स्टक होकर नहीं बैठ जाता कि अब हम क्या करें। एक हीरो जो होता है ना, ये ऐसी बातों में भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। और सीपी सर ने ठीक वही किया। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि देखिए, अब एजुकेशन तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, तो अब कुछ स्किल डेवलप कर लिया जाए। और इसीलिए टाइपराइटिंग सीखना, शॉर्ट हैंड सीखना, ये सारी बातें सीपी सर ने की। सीखने वाली बात यही है कि इसी हीरो की तरह हम भी, हमारे सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आ सकती है, हम स्टक होकर ना बैठे। हमारे पास हमेशा ही चॉइस होती है। जिस तरह से सीपी सर ने अपनी चॉइस को एग्जीक्यूट किया, हम भी उसी तरह से हमारी चॉइसेस को पहचाने और एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते रहें। आखिर में सीपी सर ने आंध्रा बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, टेस्ट भी दे दी थी, और अब रिजल्ट आने वाला था। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सीपी सर को आंध्रा बैंक में नौकरी मिली होगी? हम देखेंगे सीपी सर की कहानी के पार्ट 2 में।
तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, उसे पढ़ें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर लिखें, आपके विचार जरूर लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे सीपी सर की कहानी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।